दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्या 22 जनवरी 2024 के बाद वह दौर शुरू हो चुका है जो हमारे देश की एकता और अखंडता को पूरी तरह समाप्त करने वाली है, और वह केवल राजनीतिक लाभ के लिए, या फिर कह लें 2024 चुनाव में केवल सत्ता हासिल करने के लिए देश के लोकतंत्र के उन मूल्यों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा जो मूल्य हमारे संविधान में हमारे देश हितैषी महापुरुषों द्वारा दिया गया था। और क्या देश के अंदर हिंसा और दंगे की शुरुआत इसी बात की संकेत है? उसके बाद बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के उन बातों की जो उन्होंने एनसीसी के कार्यक्रम में कही, और यह भी देखेंगे कि क्या वह अपने ही बातों में फंसते जा रहे हैं, और उनकी कही गई बातों को तर्क की कसौटी पर परखेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर देश की जनता से छल करने वाले हैं, और इस बार वह छल किस प्रकार का होगा और वह किस रूप में होगा। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं देश के अंदर पनप रही हिंसा और अशांति के विषय में। दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, भाजपा की ध्रुवीकरण की राजनीति और तेज होती जा रही है, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन शंकराचार्यों के विरोध के बावजूद केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया गया है, जैसा आरोप तमाम साधु संतों और शंकराचार्यों द्वारा लगाया गया। और 22 जनवरी के बाद देश के अंदर एक अलग तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं पर मस्जिदों के ऊपर जबरदस्ती भगवा झंडा फहराया जा रहा है, तो कहीं पर अल्पसंख्यकों के ऊपर गलत तरीके से जय श्री राम बोलने का दबाव बनाया जा रहा है, और कहीं कहीं मुसलमानों की दुकानों पर हमला होते हुए दिखाया जा रहा है। और इस तरह का देश में हिंसा बढ़ाने वाले वायरल वीडियो सरकार क्यों प्रभावी तरीके से रोकने का प्रयास नहीं कर रही है? और क्या सरकार की मंशा यही है कि यह धार्मिक उन्माद जितना ही फैलेगा उतना ही ज्यादा हमें 2024 लोकसभा चुनाव में ध्रुवीकरण का लाभ मिलेगा? लेकिन क्या इस प्रकार से सत्ता हासिल करने के बाद हमारे देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह पाएगा, जो हमारे संविधान के तहत हमेशा से सभी धर्मों, जातियों और संप्रदायों को मिलजुल कर आगे बढ़ाने का प्रेरणा देता है? तो क्या मोदी सरकार अब बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक की राजनीति करने पर आमादा हो गई है, ताकि देश के मूलभूत समस्याओं जैसे गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबंधित मुद्दे कोई उठा ही ना पाए और सारे मुद्दे धर्म के पर्दे के पीछे छिप जाएं? अब चलिए बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी के उन भाषणों की जो उन्होंने एनसीसी कैडेट्स के कार्यक्रम में दिया, और युवाओं को संबोधित करते हुए बोले कि अगले 25 साल का मतलब 2047 तक देश का भविष्य आपके हाथ में है और देश को विकसित करने की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी 10 वर्षों में कभी किसी मुद्दे पर खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और युवाओं के समस्याओं पर कोई जवाब दिया? अगर युवाओं की भलाई की बात कर रहे हैं तो युवाओं की बेरोजगारी की बात प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं करते? जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी युवाओं को डेमोक्रेसी में भाग लेने की भागीदारी करते हैं, तो क्या युवाओं द्वारा प्रधानमंत्री मोदी से यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि सबसे बड़े लोकतंत्र में मीडिया की स्वतंत्रता घटकर 161वें स्थान पर क्यों चली गई, और जो पाकिस्तान से भी नीचे है? और अगर प्रधानमंत्री युवाओं के वोट मांगने के पीछे भारत को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का हवाला दे रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री को इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए कि देश के लोगों की क्रय शक्ति बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों से क्यों नीचे चली गई, और देश की अधिकांश पूंजी बड़े बड़े सेठों के हाथों में कैसे जा रही है? और जिस देश के एयरपोर्ट, रेलवे, बंदरगाह आदि का निर्माण और विकास देश के लोगों के टैक्स के पैसे से हुआ, उसे अब बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों में क्यों बेचा जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि मोदी सरकार की सारी नीति गरीबों को गरीब बनाकर रखना ही है, और न तो उनको शिक्षित करना है और न ही गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करना है। क्योंकि अगर ऐसा करना होता तो सबसे पहले मोदी सरकार शिक्षा को बढ़ावा देती, ताकि शिक्षा की बदौलत गरीब परिवार के छात्र एक कुशल श्रमिक बनकर अपना और देश दोनों का विकास करता। लेकिन मोदी सरकार के दौरान शिक्षा का स्तर बद से बदतर होता जा रहा है, और वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट के आंकड़े से पता चलता है कि वर्तमान में 17 से 18 वर्ष आयु के बच्चे शिक्षा में रुचि के अभाव के कारण पढ़ाई ही छोड़ दिए। क्या मोदी सरकार से यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि जितना प्रचार वह धार्मिक गतिविधियों और अपने पार्टी के प्रचार के लिए करते हैं, अगर उसका 10% प्रचार भी शैक्षणिक जागरूकता के लिए किया जाता तो आज युवाओं के अंदर शिक्षा के प्रति जुनून नए स्तर पर होता, और यदि शिक्षा का स्तर बेहतर होता तो हमारे देश से प्रति वर्ष
8 लाख छात्र विदेश में पढ़ाई करने के लिए न जाते हैं, और जो विदेशों में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं उनमें लगभग 90% छात्र विदेशों में ही सेटल हो जाते हैं और दूसरे देश के विकास के लिए कार्य करते हैं। हमारे देश की शिक्षा की स्थिति यह है कि 14 से 18 वर्ष तक के आधा से ज्यादा छात्र कक्षा 3 के गणित को नहीं हल कर पाते, और 14 से 18 वर्ष के 1/4 बच्चे ऐसे हैं जो अपने ही क्षेत्रीय भाषा में किताब नहीं पढ़ पाते हैं। तो जो प्रधानमंत्री देश के युवाओं के भलाई के नाम पर वोट मांग रहा है, क्या शिक्षा के इस बदहाली पर उसे जवाब नहीं मांगा जाना चाहिए? आगे प्रधानमंत्री मोदी एफडीआई और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने की बात भी कहते हैं, लेकिन देश के ऊपर जो कर्ज आजादी से लेकर 2014 तक 55,000 करोड़ रुपया था, वह कर्ज मोदी सरकार के दौर में 3 गुना बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपया कैसे हो गया? और अगर देश वास्तव में सही दिशा में जा रहा है तो देश के ऊपर इतना बड़ा कर्ज क्यों बढ़ता जा रहा है? और अगर देश विकसित हो रहा है तो महंगाई और बेरोजगारी दिन पर दिन क्यों बढ़ती जा रही है? प्रधानमंत्री मोदी ने एनसीसी कैडेट कार्यक्रम में कहा कि 75वां गणतंत्र दिवस नारी शक्ति को समर्पित होगा, लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी इस बात का जवाब दे पाएंगे कि मणिपुर में नारियों के अपमान को लेकर भाजपा सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई और विल्किस बानो के आरोपियों को क्यों भाजपा सरकार द्वारा रिहा कर दिया गया था? और जिस नारी शक्ति को 75वां गणतंत्र दिवस समर्पित कर रहे हैं, उन्हीं नारी शक्ति के तहत महिला पहलवान जो पूरे विश्व में भारत के आन बान और शान का परचम लहरा दिया था, उनके न्याय मांगने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने चुप्पी क्यों साध रखी थी? और प्रधानमंत्री मोदी 2024 से पहले अखबारों में भ्रष्टाचार और घोटाले की खबरें छपने की बात करते हैं, लेकिन यह नहीं बता पाते कि आज की मीडिया की स्वतंत्रता कहां चली गई है। आज प्रधानमंत्री देश की नई उपलब्धियों के छपने की बात भी बताते हैं, लेकिन जब भारत में मुख्य धारा की मीडिया ही सरकार की चाटुकारिता करने लगे तो सरकार से सवाल कौन करेगा और सरकार के खिलाफ कौन छापेगा? और भारत के प्रेस स्वतंत्रता के संदर्भ में ARSF की टिप्पणी में साफ लिखा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी बने तो उन्होंने बीजेपी और मीडिया पर कब्जा करने वाले बड़े परिवारों से दोस्ती कर ली, और मुकेश अंबानी जो अब प्रधानमंत्री के मित्र भी हैं, उनके अंडर में 70 से अधिक मीडिया के मालिक हैं। तो सवाल यह है कि जिस प्रधानमंत्री का गुणगान पूरे देश के मुख्य मीडिया चैनल ही करने लगे, ऐसे देश में क्या कभी निष्पक्ष रूप से सही न्यूज लोगों तक पहुंच सकती है? और सही न्यूज ही ना पहुंचे तो क्या देश की आम जनता गोदी न्यूज चैनलों से गुमराह होकर गलत जगह वोट नहीं दे सकते? अगर दे सकते हैं तो इस तरह का लोकतंत्र कहां तक सही है?